विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर आप भी अक्सर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आज जो एक सुविधा लॉन्च हुई है वो आपके बहुत काम की है। जी हां, दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डे पर आज से एंट्री करने के नियम बदले हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान के आधार पर हवाई यात्रियों को प्रवेश देने वाली सुविधा डिजी यात्रा की शुरुआत की। डिजी यात्रा के जरिए यात्रियों को हवाई अड्डों पर बोर्डिंग पास की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियम के तहत एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को पेपरलेस जो एंट्री है वो मिल सकेगी और यात्रियों का जो पूरा ब्यौरा होगा उसके लिए बार बार जो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं एक डिजिटल एंट्री के जरिए स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा जांच वाले इलाके में भी यही सिस्टम काम करेगा। इस सुविधा को दिल्ली के साथ वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे में शुरू किया गया और इसमें यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी जानकारी देनी होगी। लेकिन सवाल है कि क्या डिजिटल चेक इन कहीं साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर ना आ जाए। इस सुविधा से कितना समय बचने वाला है आम हवाई यात्रियों का। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जहां हमारे पास अभी तक डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई मजबूत कानून नहीं है, ऐसे में इतना बड़ा कदम क्या सही है और जो यात्री अपना पूरा ब्यौरा देंगे उनके लिए डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या सुविधाएं इस ऐप में मौजूद हो सकती हैं। इन सारे पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा, मगर सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखें। हवाई सफर करने वालों के लिए सफर का तरीका बदलने वाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज यानी 1 दिसंबर से डिजी यात्रा ऐप की ऑफिशियली शुरुआत कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस सुविधा के पहले फेज में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी से इसकी शुरुआत हो रही है। दूसरे फेज की शुरुआत अगले साल मार्च से होगी। इस फेज में विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे एयरपोर्ट को शामिल किया जाएगा। तीसरे फेज में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस ऐप का मकसद पैसेंजर्स को सफर में सुविधा देना और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। डिजी यात्रा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की संयुक्त पहल है। डिजी यात्रा के जरिए हाईटेक ई बोर्डिंग सुविधा लोगों का सफर आसान बनाएगी। इसके तहत यात्रियों को डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे एयरपोर्ट पर सभी चेक पॉइंट्स पर उन्हें डिजिटल एंट्री मिलेगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए डिजिटल एंट्री आसान होगी। सेल्फ बैग ड्रॉप और चेक इन के लिए भी सिस्टम बनाया गया है। इस पूरी सुविधा से यात्रा पेपरलेस हो जाएगी और यात्रियों को बार बार अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। लेकिन सुविधा को लेकर कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल डेटा सिक्योरिटी का है। साथ ही बहुत से यात्री जो ऑनलाइन तौर तरीकों से अभी परिचित नहीं है, उनके लिए ये बड़ी चुनौती होगा। क्या डिजी यात्रा ऐप के अलावा रेगुलर चेक इन का विकल्प भी खुला रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो हवाई सफर वालों के लिए अब हाईटेक होने का वक्त आ गया है और इस पर हम खास चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र भार्गव साहब हैं जो कि फॉर्मर ईडी हैं एयर इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र सर आपका। और इसके साथ ही पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ भी हम जो साइबर सिक्योरिटी वाला मसला है उस पर चर्चा करेंगे। जितेंद्र सर, मैं आपके पास आऊंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जरा कुछ और पहलुओं की ओर हम चलते हैं। हवाई सफर करने वालों के लिए जैसा हमने बताया हाईटेक होने का वक्त तो आ गया है, लेकिन क्या है डिजी यात्रा ऐप की खासियत और कैसे होगा इसका इस्तेमाल, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। भारतीय एविएशन सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। नाम है डिजी यात्रा। सरकार की डिजिटल मुहिम का एक हिस्सा बनी है एविएशन मंत्रालय और उसी के तहत डिजी यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 1 दिसंबर 2022 से 3 एयरपोर्ट में, नई दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और साथ ही साथ वाराणसी एयरपोर्ट, और हम नई दिल्ली एयरपोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो बड़े उत्साह के साथ डिजी यात्रा ऐप की शुरुआत जो हो रही है, वो जो सेवा की शुरुआत हो रही है उसके लिए पूरे दिल्ली एयरपोर्ट को इस तरीके से सजाया गया है। लेकिन डिजी यात्रा ऐप के जरिए आप किस तरीके से बिना किसी पेपर वर्क के और आसानी से अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे, इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी की गई हैं। मेरे दाईं तरफ या फिर मेरे
मेरे बाईं तरफ अगर आप देखें तो इस तरीके से ये हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि जो हवाई मुसाफिर हैं उनको ये सरल भाषा में समझाया जा सके कि डीजी यात्रा क्या है और वो इस प्रक्रिया को कैसे उसका पालन कर सकते हैं। मसलन मैं आपको अगर समझाऊं तो डीजी यात्रा एक दरअसल ऐप है जिसको आप iOS या एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसमें आप अपनी ज़रूरी जानकारी मसलन आधार कार्ड और सेल्फ क्लिक्ड फोटो के जरिए उसका रजिस्ट्रेशन पूरा करें और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अगले हवाई यात्रा के लिए। और उसी को समझाने के लिए यहाँ पर आप देखें तो जो वॉलंटियर्स हैं दिल्ली एयरपोर्ट के वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसाफिर डीजी यात्रा ऐप को अपनाना चाहते हैं वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसको पालन कर सकते हैं, उसके लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि डीजी यात्रा ऐप में आपको अपने आधार कार्ड, अपने सेल्फ क्लिक्ड फोटो के साथ में रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार आपके रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है उसके बाद आप जो है अपनी हवाई टिकट उसमें अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो PDF फॉर्म में हो या फिर QR कोड के रूप में मौजूद हो। तो ये उसके लिए यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की गई हैं। अब आपको बताते हैं कि जब आप डिजिटल ऐप जो डीजी यात्रा ऐप है उसमें आपके क्रेडेंशियल्स अगर पूरे हो जाते हैं तब आप कैसे अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। तो दिल्ली एयरपोर्ट में जब आप पहुँचेंगे तो इस तरीके से आप देखें तो वो जो डिजिटल बोर्डिंग गेट बनाया गया है वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। बोर्डिंग पास स्कैन करने के साथ ही आप देखें तो एक और जो यहाँ पर यंत्र लगा है, मशीन लगा है या आप उसको वेरिफिकेशन के लिए कह सकते हैं, तो उसके जरिए आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि ये डीजी यात्रा ऐप को आप कैसे पूरा कर पाएंगे। मसलन मेरे पास अगर टिकट है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिजिटल जो गेट यहाँ पर है, आप यहाँ पर आने के बाद में जो आपका बोर्डिंग पास है उसको आप यहाँ स्कैन कीजिए और जो आपने डीजी यात्रा ऐप में अपनी आधार कार्ड, फोटो और अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया है वो यहाँ फेस रिकग्निशन, आपका चेहरा ही आपकी पहचान पत्र होगा, उससे वो पहचान पत्र प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसके बाद जो यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी हैं वो ये समझ जाएंगे कि आप एक जेन्युइन पैसेंजर हैं और आपको एयरपोर्ट में दाखिल होने दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पेपर वर्क इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, डिजिटल प्रक्रिया है। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी, आपको रजिस्ट्रेशन में हो सकती है, जो सेल्फ फोटो जो आप सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ दिक्कतें आएँ, लेकिन लंबे समय में माना जा रहा है कि जब सब कुछ ठीक होगा तो ये डिजिटल यात्रा जो है या डीजी ऐप जो है वो पूरे एविएशन सेक्टर में और खासकर आपके हवाई यात्रा करने के अनुभव को काफ़ी सरल और बेहतर बनाएगा। कैमरामैन दिलीप के साथ समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। तो हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करने वाला है, कौन कौन से पड़ाव हैं और जाहिर सी बात है सुविधा बड़ी है तो इस सुविधा को लेकर किस तरह से आम जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा और क्या क्या पहलू हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भार्गव सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरी पहल को, कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं हवाई यात्रा की दिशा में, जहां कहा जा रहा है कि पूरी तरह से पेपरलेस होगा और समय की बचत होगी, लेकिन ये पूरी जो सुविधा है अभी तो कह सकते हैं कि कुछ शहरों, कुछ हवाई एयरपोर्ट तक ही शामिल है, इसको कितना वक्त उम्मीद करें कि लगेगा? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को बधाई देनी चाहिए कि वो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि दुनिया के कई एयरपोर्ट में लागू किया जा चुका है। क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमको एक फ्लाइट लेनी है जिसका समय 1 घंटा, सवा घंटा हो, लेकिन हमको घर से 3-3.5 घंटे पहले जाना पड़ता है और वहां पर फिर पहले एक टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए लाइन चाहिए, फिर चेक इन के लिए लाइन चाहिए, फिर सिक्योरिटी के लिए लाइन चाहिए, फिर एयरक्राफ्ट बोर्डिंग के लिए लाइन चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे सब जगह में टाइम लगता है और फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो एयरलाइन पैसेंजर्स को कहती हैं कि आप एयरपोर्ट कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचिए, तो इससे समय नष्ट होता है। तो अब जब ये जो डिजिटल फॉर्म आता है जिसको बायोमेट्रिक्स बोला जाता है, तो ये जब डेटा भर दिया जाता है कोई पैसेंजर द्वारा तो ये बड़ी स्मूथ एंट्री होती है। ना तो चेक इन स्टाफ को चेक करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, ना सिक्योरिटी वालों को। तो इसके 2-3 फायदे मिलेंगे आपको। पैसेंजर्स को समय की बचाव, एयरलाइंस को मैन पावर जो कि डिप्लॉय की जाती है इन सब के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी वाले कर रहे हो चाहे एयरलाइन वाले कर रहे हैं, उसमें भी कटौती होगी। ये डिजिटल से फायदा होगा और बहुत स्मूथली कोई पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग पे पहुंचने के पश्चात हवाई जहाज में बैठ पाएगा।
तो ये हर एक जगह पे जहां पे हो रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है और दुनिया के जो एयरपोर्ट पे किए गए हैं वहां से बहुत अच्छा फीडबैक आया है। और ये सरकार ने बहुत किया है, क्योंकि बहुत लोगों को शंका होती है कि मेरा डेटा प्रिजर्व करेंगे, डेटा को मिसयूज हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने ये वॉलंटरी कर दिया कि जो जो पैसेंजर्स चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए वो अपना डेटा भरें, और जो नहीं चाहते हैं वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत फ्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं, फ्लाइट के लिए जा सकते हैं। तो ये एक स्टेप है जिसको कि हमारे को कहना चाहिए कि नंबर वन, जैसे जैसे एविएशन इंडस्ट्री दुनिया में बदल रही है ठीक उस प्रकार इंडिया भी बदल रहा है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में तो ये हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे हम 25 साल 30 साल पुराना वाला जो सिस्टम है वही फॉलो करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बधाई के पात्र है, गुड इनिशिएटिव ऑन देयर पार्ट एंड एवरीबॉडी विल वेलकम इट। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा कदम है और जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ इसमें और बेहतरी आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल डेटा सिक्योरिटी का है। सबसे बड़ा सवाल लोगों के जो वो अपनी पूरी जानकारियां दे रहे हैं उसकी सिक्योरिटी का है, और इस पर बातचीत करने के लिए पवन दुग्गल जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। पवन जी, स्वागत आपका। डिजिटल यात्रा में फेशियल रिकॉग्निशन, इस पूरी पहल पर अगर आपकी वरीज को देखें या इस पूरे सिस्टम में अगर चैलेंजेस को देखें तो आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? कहाँ उनकी लोकेशन है, क्या करने वाले हैं। तो बहुत सारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा अब ना केवल लोग जनरेट करने वाले हैं बल्कि सेव करने वाले हैं और ट्रांसमिट करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो उसकी साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि उसकी साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखिए एम्स का आक्रमण हो गया है, उसने हमें बता दिया है कि देखिए इस तरह की घटनाएं अब लगातार होती रहेंगी। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं तो जरूरी है ना कि हम साइबर सुरक्षा पर अभी इसी लेवल पर हम काम करना शुरू करें। दूसरी, हम समझते हैं कि भारत में आज कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एक उम्मीद है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत एटलीस्ट उनका जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो सुरक्षित रह सकेगा। क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएंगी, क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स का अनावरण किया जाएगा, क्या प्रकार के आप प्रोसीजर्स और पॉलिसीज अपनाएंगे ताकि आप सही तरीके से कानून के अनुसार लोगों की पर्सनल जानकारी, सेंसिटिव पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर सकें, रिटेन कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। ये तमाम सारे पहलू हैं जिस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और जब ये प्लेटफॉर्म डिजी यात्रा हमें अपनी सेवाएं दे रहा है तो लाजमी सी बात है वो इंटरमीडिएट बनता है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। और सेक्शन 79 आईटी एक्ट बोलता है कि कृपया आप ड्यू डिलिजेंस करिए जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि किस प्रकार की ड्यू डिलिजेंस की ऑब्लिगेशंस का निर्वाह किया जाने वाला है। दूसरी बात, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उसको रैंसमवेयर के माध्यम से आक्रमण करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो चीज एम्स के साथ हुई है हमें इंश्योर करना है कि डिजी यात्रा के साथ ना हो सके। साथ ही साथ लोगों की भी क्लैरिटी नहीं है कि उनका डेटा संबंधित उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं, उनकी रोल्स ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो वो तमाम सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है अभी शुरुआती दौर है, लेकिन अगर हम अभी इन्हीं महत्वपूर्ण इश्यूज को एड्रेस कर पाए तो काफी हद तक मुझे लगता है इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम सफल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो चिंताएं बनी हुई हैं और इसी सवाल के साथ मैं जितेंद्र सर आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से पवन कह रहे थे कि बहुत से सबसे बड़ा जो संकट होता है जब इस तरह की हम डिजिटल एंट्री और डेटा के साथ एक्सेस की बात करते हैं तो लोगों के डेटा सिक्योरिटी का, और हाल में हमने देखा कि एम्स में जिस तरह का साइबर हमला हुआ उसने चिंताएं बढ़ा दी। आपकी चिंताएं इस लिहाज से हैं या आप मानते हैं कि इस पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा चुका है, जैसा आपने एग्जाम्पल भी दिया कि बहुत सारे देशों में ये सिस्टम पहले से अपनाया जाएगा? पूरे टोटलिटी में देखना चाहिए, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लीजिए। एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, पैसेंजर्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? बेनिफिशियल है। एफिशिएंसी बढ़ाएगी, पैसेंजर्स का कम समय नष्ट होगा, उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी। जैसे कि आपने कहा अपने रिपोर्ट के अंदर में कि एक पायलट प्रोजेक्ट 3 एयरपोर्ट पे शुरू किया जा रहा है। स्वाभाविक है, ये क्यों है 3 एयरपोर्ट पे किया जा रहा है?
क्योंकि सरकार जानती है और एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी जो वीकनेसेस होंगी वो हम ओवरकम करेंगे, और जो लोगों की धारणाएं हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। अमेरिका में क्या होता है कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कि जो अमेरिकन पैसेंजर्स हैं उनका डेटा 12 घंटे में इरेज कर दिया जाता है। तो आपने का डेटा लिया कि आपके बायोमेट्रिक्स के साथ में कि ये आदमी पैसेंजर ट्रैवल किया है और ये चीज है। स्वाभाविक है कि इंडिया के अंदर में भी कुछ ऐसे नियम बन जाएंगे कि हमको कब तक डेटा रखना चाहिए और कब तक डेटा को इरेज कर देना चाहिए। और सीधा इसका नतीजा देखिए, कई बार ऐसा आपने सुना है कि पैसेंजर्स जाते हैं क्राइम कमिट करके और एक एयरपोर्ट से दूसरे कमिट में चले जाते हैं, वो नोटेड क्रिमिनल्स होते हैं। तो इसका एक बोनस पॉइंट ये भी हो सकता है कि भाई जब बायोमेट्रिक स्वाद होती है और अगर ये आदमी ने अपना फेशियल डेटा दिया हुआ है तो जरूरी बात है कि ये पुलिस वाले डिटेक्ट कर पाएंगे एयरपोर्ट के अंदर में। तो मेरे को अगर पैसेंजर्स की तरफ से देखा जाए कि आई विल प्रेफर कि मेरे को कम से कम समय पहले एयरलाइन इनवाइट करे अपने एयरपोर्ट पे आने के लिए, और मेरे को हर एक जगह लाइन पे खड़े होने की आवश्यकता ना हो। अब ये एक बात अलग है कि हाँ 1% लोग होंगे और 2% लोग होंगे जो इसका अपोज करेंगे, कुछ जेन्युइन रीजन के लिए और कुछ इसलिए क्योंकि कोई भी नई चीज की जाती है तो हमको अपोजिशन करना आवश्यकता होता है कि कोई हम धारणा करें कि ये है। ये हम भूल जाते हैं कि जो लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उनके अंदर उनमें भी दिमाग है और वो देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या अपोजिशन होगा, क्या काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे कैसे डेटा के बारे में लोग की गर्म धारणा होगी। अब मत भूलिएगा कि जब आधार को लॉन्च किया गया था तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें कही गई थी, और अब हम आधार को कितनी अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, कितनी सुविधा पूर्व यूज किया जा रहा है। तो ये सब चीजों को देखना है। तो मेरा खाली ये है कि अगर आप एयरलाइन के दृष्टिकोण से देखते हैं, पैसेंजर के दृष्टिकोण से, ये एक बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट है इंडियन एविएशन के लिए। लेकिन अगर साइबर वाले को, क्योंकि वो एक्सपर्टीज है उनके पास में, वो देखते हैं तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू अपना फॉरवर्ड रखें कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे कि जो लोगों के मिसकंसेप्शंस होंगे, गलत हो राइट हो, उनको एलिमिनेट इरेज करने के लिए ये आवश्यक होगा, तभी ये पायलट प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होगा और कुछ महीने के अंदर में ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट पे एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और वाकई इसी तरह के विश्लेषण की आवश्यकता थी कि किस तरह से ये पूरी सुविधा आम यूजर्स के लिए है, लेकिन जिस तरह की आपने बात की कि जो भी कंसर्न्स हैं उनको कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में लाना होगा। और इसमें जब हम पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि जो भी मुश्किलात सामने आए, जो भी इश्यूज सामने आए, उनको इस तरह से टैकल किया जाए। और पवन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, यूज़र एंड से देखें तो उन्हें किन किन मोर्चों पर आप उनके लिए मुश्किलात पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी जब आती है और इस तरह की टेक्नोलॉजी आती है तो हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, और उसके साथ ही ये वाली जो बात हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। बहुत बड़ी चुनौती है साहब। ये तो देखिए, आइडिया देखने में बहुत अच्छा है, उसको आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और क्या लोगों को आप अप्रोप्रिएटली ट्यून कर पाएंगे कि वो क्या प्रकार का साइबर हाइजीन अपनाएंगे इस तरह की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए, इस पर क्लैरिटी नहीं है। आजकल तो कोई भारतवासी फिलहाल बहुत ज्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा पर देता नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी आधार नंबर्स रूटीनली शेयर करने की आदतें हैं, फोटोकॉपियां देने की आदतें हैं। अब जब आप यात्रा के दरमियान ये तमाम सारी जानकारियां भी अपलोड करेंगे तो लाजमी सी बात है आपका बायोमेट्रिक रिलेटेड डेटा भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में आ जाएगा। कितना सुरक्षित होगा वो समय बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में भी भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून मौजूद नहीं है। तो चुनौतियां बहुत हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन आसमान छू रही हैं। लोग कहता है साहब मेरा पर्सनल डेटा है, मेरी प्राइवेसी है, आप कृपया मत छेड़िए। अच्छा, जब आप इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक गोल्डन बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो सरकारों के और जो राष्ट्र के हित हैं उनको एक तरफ देखते हुए, और उनका समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा लोगों की निजता के अधिकार का सिविल लिबर्टीज के संदर्भ में। तो मुझे लगता है चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनसरमाउंटेबल है। देखिए, जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत सारी टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं इसको टीथिंग प्रॉब्लम्स कहूंगा, और अगर हम इसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस कर पाएंगे तो काफी हद तक लॉन्ग टर्म ये बहुत ही सफल
प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी इसी ऑप्टिमिस्टिक व्यू से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि इस पूरे सिस्टम को अगर ऑब्जर्व करें तो आप क्या मानते हैं कितना बड़ा फर्क पैदा होने वाला है? देखिए, फायदा तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है उसका इमेंस है। क्यों? क्योंकि अब सभी कुछ कोविड-19 के बाद इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम पर आ गया है। ज्यादा से ज्यादा भारतवासी आज इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि जब वो अपने जो रोजमर्रा के जीवन के पहलुओं के साथ डील करते हैं और अगर उन पहलुओं के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस संबंधी कनेक्टेड सर्विस मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। अब लाजमी सी बात है, जब आप यात्रा करते हैं और आपके लिए इस तरह का प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला मौका होता है कि चलिए मेरी तमाम सारी सिरदर्दियां जो आज तक मैं फेस करता था वो समाप्त हो जाएंगी और केवल इसी केंद्र बिंदु से ही डिजी यात्रा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फॉर ग्रांटेड हमें नहीं लेना चाहिए। इसकी पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उपभोक्ता इस तरह की सेवा का किस तरीके से आनंद उठा पाते हैं। और देखिए, हम तो उठा ही रहे हैं आनंद उपभोक्ता होने के नाते। हमें ये भी समझना होगा कि साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत सचेत हो गए हैं। वो भी लगातार इस तरह के प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट को टारगेट करने में कोई भी मतलब कि कोई भी आप स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जब वो हर भरसक प्रयास करेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म को टारगेट करने के लिए, तो दायित्व हम सब पर बन जाता है। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है, प्रोग्राम है, उसको हम साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करें सुरक्षित करने के लिए, सशक्त करने के लिए, ताकि ये जो मंसूबे हैं साइबर क्रिमिनल्स के, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के, वो नाकाम हो पाए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग रखनी होगी, लेकिन हमें ये भी श्योर करना होगा कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कहीं हमारे कंपेनियन ना बन जाए। और आखिरी रिमार्क जितेंद्र सर मैं आपसे लेना चाहूँगा, और इस चर्चा की शुरुआत में आपने मैन पावर का जिक्र किया, और इन सब के बीच में ये समझना चाहूँगा कि ये जो पूरी सुविधा है, और हम देखते हैं कि कई बार एयरलाइन कंपनियों को ये जो मैन पावर क्रंच है उससे अचानक से जूझना पड़ता है, तो ये पूरी सुविधा अगर आप रोशनी डाल पाएँ कि उस लिहाज से कितनी फायदेमंद होगी तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, मैन पावर का मैंने ना एक इंसिडेंटली मेंशन किया, क्योंकि ये उसका शॉर्टेज की बात नहीं है, ये तो प्री पोस्ट कोविड का हालात है कि मैन पावर शॉर्टेज वर्ल्ड में कई एयरलाइन फेस कर रही है, एयरपोर्ट फेस कर रही है। लेकिन अगर आप इस मुद्दे के ऊपर आए तो देखिए, अधिकतर एक तो हमारे देश की केवल 3-3.5-4% पब्लिक ट्रैवल करती है बाय एयर, नंबर 1। इन 4% के अंदर में अधिकतर 80% वो लोग होते हैं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, वो पहली बार ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं। तो वो सुविधा का पूरा लाभ उठाएंगे क्योंकि उनको कोई फिक्र नहीं है, डर नहीं है, वो टेक्स हैवी हैं, वो अपना डेटा भरेंगे और यूज करेंगे। जहां तक रही उनकी फर्स्ट टाइमर्स के ऊपर में, आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पे यूपीआई पेमेंट तो इसकी बात हुई थी, तो चिदम्बरम जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जिस देश में सो मच इलिटरेसी है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा। और आप देख रहे हैं 7-8 साल बाद कि कितने लोग हर एक महीने हम यूपीआई से मनी ट्रांसफर के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तो ये मैं पूरी तरह दूसरे पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे, लोगों के कंसर्न्स होंगे, टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या होता है कि क्रिमिनल्स का दिमाग थोड़ा तेज चलता है। तो हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कंप्यूटर की सेवा में है, वो जरूरी बात है इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे और उसके काउंटर डिसीजंस लेंगे कि हमको कहाँ करना है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि बूमरैंग कर जाए और लोग कहें कि इससे तो सुविधा के बजाय लोगों को परेशानी होने लगी है। तो मैं जैसे मैंने पहले कहा कि हम ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं कि क्या ये रेगुलर ट्रैवलर्स के हित में है, हाँ। उनका समय बचेगा, हाँ। एयरलाइंस की सुविधा होगी, हाँ। अगर आपको देखा जाए कि अगर हमारे को पुलिस को देखना है आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, वो होएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी को हमको वेलकम करना चाहिए, जैसे कि दुनिया के दूसरे एयरपोर्ट्स में किया गया है। और उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद में काफी मॉडिफिकेशन किए हैं, जैसे जैसे कंसर्न्स होते हैं वैसे वैसे चेंजेस किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब 5G अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ तो कई एयरपोर्ट्स के अंदर में परेशानी हुई थी। इंडिया में भी 5G किया, लेकिन हम लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कॉमन थी जो एयरलाइन यूज करती है, ये अहम बात है। और
वाकई इसको समझना होगा कि कोई भी तकनीक जो है उसके कुछ बहुत बड़े फायदे ही नजर आते हैं और उस पर बहुत सारी R&D होती है, बहुत रिसर्च होती है और उस पर बहुत सारा काम होता है, उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो कंसर्न है वो हमारे दोनों गेस्ट की ओर से सामने आया और इस पर कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में बात होनी चाहिए। और पायलट जो प्रोजेक्ट है वो इसीलिए है कि इन सारी जो इश्यूज हैं जो रेज होंगे उनको बेहतर तरीके से टैकल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जितेंद्र सर हमसे जुड़ने के लिए, इसके साथ ही पवन दुग्गल साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि ये जो सुविधा है जो यात्रियों के लिए शुरू हुई है वो उनका समय बचाए, उनको ज़्यादा जो पेपर वर्क है उससे दूर रखे, उसके साथ ही जो पूरी एयरपोर्ट सिस्टम है उसको भी सुरक्षित रखे और इस पर भी बेहतर तरीके से काम हो। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।